पश्चिम बंगाल, कलकत्ता विधायक दल की बैठक और अंततः गृह मंत्री अमित शाह ने ये मुहर लगा दिया है कि शिवेंदु अधिकारी ही बनने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। कौन है शिवेंदु अधिकारी? ये वही हैं जो लगातार दीदी को हराते आए हैं। 2021 विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, नंदीग्राम सीट आपको याद होगी, क्लोज फाइट हुआ था। अंतिम राउंड में 1500 से 1800 वोटों की लीड लेकर के हम सटीक आंकड़ा आपको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। अंतिम राउंड में वो आगे निकले थे। फिर क्या होता है? फिर दीदी अपने पारंपरिक सीट पर लौटती हैं, भवानीपुर। वहां से भी शिवेंदु अधिकारी 15,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से ममता बनर्जी को हरा देते हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन बनेगा कौन बनेगा। हमारे न्यूज रूम में भी चर्चा हो रही थी, आपस में लोग भिड़ भी गए थे। हम कह रहे थे कि शिवेंदु अधिकारी बनेंगे, कोई और कह रहा था कि नहीं बनेगा, लेकिन अंततः शिवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। अब आने वाला समीकरण क्या कहता है? अभी 6:30 शाम में वो राज्यपाल से मिलने वाले हैं, कल 11 बजे शपथ लेंगे। न्यूज रूम चर्चा करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और श्रेया, दोनों सब साथ में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का विषय भी है सर, आपको याद होगा परसों का दिन जब हम लोग कह रहे थे कि शिवेंदु अधिकारी, आप लोग कह रहे थे कि नहीं शिवेंदु अधिकारी नहीं। क्या डिसीजन है, कैसा रहा? ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि अक्सर बीजेपी वैसे लोगों का चयन नहीं करती है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। अभी तक के ट्रेंड में ऐसा कुछ चाहे हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, जब शिवराज सिंह चौहान का चयन ना होकर के मोहन यादव का हुआ था, या फिर दिल्ली। राजस्थान में दिल्ली में चर्चा परवेज सिंह को नाम मौका मिल करके रेखा गुप्ता को मौका मिलता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका ना मिल के भजन लाल शर्मा सामने आ जाते हैं। तो कई ऐसे चेहरे, चीज़ें हमें देखने को मिली थी पिछले, लेकिन पिछला एक उदाहरण, पिछला ठीक इससे पहले वाला उदाहरण बिहार का रहा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा सम्राट चौधरी की थी और उन्हीं को फिर से नेता चुना गया। हालांकि वो पहले से भी विधायक दल के नेता थे, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन हुआ। तो वैसा कुछ अब हमें बंगाल में देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी का चयन मेरे लिए सरप्राइज इसलिए है क्योंकि देखिए, जो एक सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ नेगेटिव वाली बातें थी, वो ये थी, जो वो टीएमसी बैकग्राउंड से आते हैं, टीएमसी को लेकर के तो एक संशय की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था मुकुल रॉय के मामले में। मुकुल रॉय बहुत जोर शोर से टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल होते, सांसद बनते और फिर वापसी कर जाते। तो ये चर्चा भले आप शुभेंदु अधिकारी के रूप में या उनके मामले में ना देखें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेह तो जरूर रहता है। तो खैर, वो अब इतिहास है, वो सारी बातें या वो कयास या चीज़ें, चर्चाएं। अब शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से बंगाल के अगले सीएम होंगे, लेकिन मुझे अब देखना होगा आने वाले दिनों में जो जो भरोसा बीजेपी ने उनके ऊपर जताया है, वो भरोसा शायद उतना, क्या वो उनके लिए यही काफ़ी होगा जो ममता बनर्जी को उन्होंने 2 बार हराया, और यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है, या वो चीज़ें, या फिर बीजेपी के लिए वो एग्रेशन जो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया, चाहे जय श्री राम के नारे से लेकर के हो, या फिर दूसरे अन्य मुद्दों पे घेरने की बात हो, या पूरे प्रदेश में एक व्यापक जन समर्थन पैदा करने की कोशिश बीजेपी के पक्ष में हो, तो वो चीज़ें अब सरकार के रूप में कितने नज़र आती है, तो वो एक देखना होगा। लेकिन ज़रूर है, जो बीजेपी ने ये नाम सेलेक्ट करके वाकई एक तरफ जो वैसे लोग जो ये भी मान रहे थे जो ममता को हराना नामुमकिन है, कम से कम बंगाल में इस बार, तो अब उनको लग रहा होगा जो शायद आने वाले दिनों में ममता के गढ़ में और तीखे वार करने की आप कोशिश कौन से नाम का चर्चा कर रहे थे, या नहीं, आपके मन में कौन था? मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो था एक निशित प्रमाणिक का नाम, एक सरप्राइजिंग कैंडिडेट वो हो सकते थे। और एक ऐसा, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं अभी वर्तमान में, और ये सांसद भी हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जो निशित प्रमाणिक हो सकते हैं। समीक भट्टाचार्य का नाम हो सकता था, लेकिन हालांकि समीक भट्टाचार्य के खिलाफ एक सबसे बड़ी बात बस यही रह गई, जो बहुत दिनों पहले तक एक उनका जो पूरे पैन वेस्ट बंगाल में वैसा फेम, या फिर उनका वो वैसा फेस, शायद जिसको आप बाहर अंदर जिसको दोनों कर, वो एक्सेप्टेंस वाला एक उनके साथ इशू था। लेकिन मामला तो, सवाल तो इसमें मैं ये भी पूछ सकता हूँ सर कि मोहन यादव भी उतने पॉपुलर नहीं थे मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली। तो देखिए, दो चीजें हैं, मोहन यादव या राजस्थान का या फिर छत्तीसगढ़ की तुलना हम बंगाल से नहीं कर सकते। दोनों चीजें हैं इलाका, जिसमें आप कह सकते हैं जो प्योर बंगाली होना, और उससे भी ज़्यादा है जो कम्प्लीटली ममता बनर्जी के जो एक एक चीज़ों से वाकिफ होना।
जैसे अब बीजेपी की चुनौती, सबसे पहली चुनौती तो एक ये आएगी जो 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, यानी अब से 3 साल के बाद। तो उस समय जो 39 सीटें हैं, 42 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की, मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो 39 या 42 जो भी होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का, क्योंकि भाजपा का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 सीटों का रहा है 2019 के बाद, तो वो उस आंकड़े को क्रॉस करना। तो बीजेपी के लिए एक फ़ायदेमंद ये होगा जो शुभेंदु अधिकारी बहुत करीब से ममता बनर्जी की हर रणनीति को जान रहे हैं, हर तरीके को, संगठन चलाने से लेके सरकार चलाने तक की जो सारी चीज़ें रही हैं, या फिर एक ग्राउंड लेवल जिसको आप कहते हैं जो पार्टी को खड़ा करने की बात, या उन एक-एक चीज़ों को कैसे उन उन लोगों ने 15 सालों में एक अभेद्य किला के रूप में बनाया था बंगाल को, तो उससे वो वाकिफ़ हैं। कोशिश अब बीजेपी की ये हो सकती है जो शुभेंदु अधिकारी के ज़रिए उस किले को और ढहाया जाए, ताकि वापसी करने का मौका ममता बनर्जी को ना मिले। ये एक उम्मीद तो ज़रूर है, या ये भरोसा भी हो सकता है जो उनके नाम के चयन में शायद ये भी एक कारक बना हो। जैसा आपने कहा जो 2 बार उन्होंने चुनाव में हराया, वो चुनाव तो हार-जीत का खेल है, अलग बात है, उससे पॉपुलैरिटी या चीज़ों का, लेकिन जो एक संगठन क्षमता मतलब टीएमसी को ख़त्म करने के लिए चाहिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए चाहिए, जो कोशिश कभी ममता बनर्जी ने सीपीएम के गढ़ में की थी 2011 से पहले, तो वो कोशिश अब बीजेपी करेगी, जो ताकि अब अगली बार जब चुनाव हो तो शायद कांटे का मुकाबला ना हो, तो वो चीज़ है। चलिए, अब बुलाते हैं श्रेया को, और श्रेया से सेम सवाल। मुझे लगता है, जहाँ तक याद है सर, मुझे रोकिएगा, बताइएगा, शायद शुभेंदु अधिकारी ने 2018 में टीएमसी छोड़ा था। नहीं, 2020 में 2020 में छोड़ा था। चलिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि मुझे बताइएगा। 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा, शुरू के महीनों में। दिसंबर महीने में शुरू। अच्छा, दिसंबर चलिए मान के चलिए दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस, चुनाव से महज 4-5 महीने पहले, ठीक है, फिर भी उन्होंने चुनाव हराया था। तो 4-5 महीने पहले चुनाव से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सबसे बड़ा सवाल, जो आदमी लगातार 6 साल से 5 साल से धरातल पर काम कर रहा था, क्या वो डिजर्विंग था? शुभेंदु अधिकारी की बात है तो देखिए, वे लगातार, सिर्फ पार्टी की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी। अगर नंदीग्राम की बात करें तो साल 2007 में जब नंदीग्राम में किसान आंदोलन हुए थे, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नतीजन ये हुआ था कि टीएमसी सरकार में पहली बार आई, और इसीलिए उन्हें शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का भरोसेमंद साथी भी कहा गया था, कहा जाता था, क्योंकि आप देखिए कि 2009 और 14 में वे तामलुक लोकसभा सीट से वे सांसद रहे। फिर 2016 में वे ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री रहते हैं, लेकिन जैसे ही 2020 आता है तो किसी तरह की खींचतान होती है पार्टी के भीतर, नेतृत्व से वो नाराज हो जाते हैं और चुनाव से महज 4-5 महीने पहले ही बीजेपी का दामन थामते हैं और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ते हैं। जो भरोसेमंद साथी अपने ही प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के साथ बैक नेक टू नेक फाइट होता है ममता बनर्जी के साथ, और देखिए कि 1800 वोटों के अंतर से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन अब इस बार का चुनाव देखिए तो इस बार भी पारंपरिक गढ़, जो ममता का घर कहा जाता था, और सभी के मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि ममता बनर्जी अपने पारंपरिक सीट पे चुनाव नहीं हार सकती, लेकिन इस कयास को भी शुभेंदु अधिकारी ने विराम लगा दिया इन बातों को, क्योंकि उन्हें 15,000 वोट से हरा दिया। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि जो लगातार 4-5-6 सालों से भाजपा में है, सक्रिय हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो कई सालों से हैं, उन पर भरोसा ना जताकर इन पर क्या, तो बता दें कि पहली बार बंगाल में इस बार चुनाव हुए तो 93 से उससे अधिक प्रतिशत वोटिंग हुई है, सबसे अधिक वोट हुआ। और क्योंकि अमित शाह जब पर्यवेक्षक के रूप में उनका नाम का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि जितने भी भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री, माफ़ी चाहूँगी, विधायक हैं, उन्होंने एक ही नाम का सजेशन दिया कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे और कोई दूसरा नाम आया ही नहीं। तो ये भी बात है कि उन्हें सीएम फेस का जो है चेहरा चुना गया है। एक अपडेट या फिर एक छोटा सा आपको समरी याद दिलाना चाहूंगा आप दर्शकों को। 2021 में नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सीट नहीं थी। जब वो, जैसा कि श्रेया ने आपको बताया कि 4-5 महीने पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ करके बीजेपी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो क्लैश था कि मैं आपको नंदीग्राम में आकर के हरा के जाऊंगी। सफल तो नहीं हो पाया। उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने 2026 में, सर शायद वही अब टिट फॉर टैट कह सकते हैं कि मैं नंदीग्राम से तो लड़ूंगा लेकिन मैं भवानीपुर भी घुसूंगा। घुसते हैं,
नंदीग्राम में तो कम मार्जिन से जीते, भवानीपुर में 15,000 का मार्जिन था शिवेंदु अधिकारी का जीत का। लेकिन एक मामला आप लोग दोनों से लेना चाहूंगा, पीए वाला मामला सर, बहुत गरमाया हुआ है, एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एक विषय इसमें और इंक्लूड करना चाहूंगा छोटा सा संक्षेप में, ताकि इसको ऐड ऑन किया जा सके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ के घर के बगल में ब्लास्ट होता है, हैंड ग्रेनेड्स मारे जाते हैं, 5 बीजेपी कार्यकर्ता उसमें घायल हो जाते हैं। और दूसरा सवाल ये कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पीए के परिवार वाले, वहां शुभेंदु अधिकारी उस वीडियो में मौजूद थे, ये कहा जा रहा था कि मारने से पहले धर्म पूछा गया था और कलमा का जिक्र था। क्या कहिएगा? दोनों से सवाल। नहीं, एक चीज़ तो है, देखिए ये चुनौतियां बीजेपी के लिए बड़ी है इस बार, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होगी जो नए मुख्यमंत्री के रूप में जब वो शपथ ग्रहण लेंगे कल, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, तो सबसे पहला काम तो उनका यही होगा जो अगले कितने घंटों में, कितने दिनों में इस घटना के पीछे जो पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या के पीछे जो भी लोग खड़े हों, चाहे वो इंटरनल क्लैश का मामला हो या जो भी चीज़ें हो, उसका उद्भेदन होना, एक विश्वास और एक भरोसा पैदा करना लोगों में, ताकि जो आंतरिक हिंसा की स्थिति अभी बंगाल में है उसको निपटने की कोशिश बहुत प्रभावी तरीके से होगी। रही बात आपने उनका रत्नाकर उनकी, हाँ, देवनाथ का उनका जो मामला उठाया, देखिए ये उम्मीद अब आप कर सकते हैं अगले कुछ दिनों तक, या मैं इसलिए नहीं कहता, हो सकता है जो बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन कम से कम इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा करके ये ज़रूर एक सत्ता पक्ष के ऊपर कम से कम ये आरोप लगाने की कोशिश कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है सोशल मीडिया में जिसकी पश्चिम बंगाल की तुलना मणिपुर से की जाने लगी है। यानी वैसी परिस्थितियां आप खड़ी करने की कोशिश ज़रूर होंगी वहाँ पर अभी बंगाल में अगले कुछ दिनों तक, या हो सकता है जैसे भी जब जब तक वो चीज़ें शांत नहीं होती हैं, जिससे सरकार पे कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर के हमलावर विपक्ष हो सकता है या विपक्षी पार्टियां हो सकती हैं। तो ये घटनाएं ज़रूर हुई हैं, हालांकि अब तक इसका कोई स्पष्ट कारण पुलिस की ओर से भी नहीं आया है, जो उनके घर जो आरजीकर मेडिकल मामला का उसकी पीड़िता की मां के घर में क्यों, कौन लोग थे इसका, लेकिन ये एक ज़रूर है जो गंभीर तो है ये चीज़ें और चिंताजनक भी है, क्योंकि देखिए चुनाव को परिणाम को आए हुए अब 4-5 दिन का समय हो रहा है, अब धीरे धीरे चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, नई सरकार को मौका मिलना चाहिए, गठन हो रहा है कुछ घंटों के बाद जब सरकार बनने वाली है, तो कम से कम कुछ समय तो उनको चाहिए जो, हाँ, वो अपने नेतृत्व क्षमता को लेकर के या प्रशासनिक क्षमता जो भी उनमें है, क्योंकि अनुभव तो है, सरकार में रहे हैं, ये ममता सरकार में शुभेंदु अधिकारी मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की शासन व्यवस्था को वो बहुत करीब से समझ रहे होंगे, तो उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर देखे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके या चीज़ों को लेकर के किस तरह से इन घटनाओं पे वो पहले रोक लगाते हैं, और फिर जो भी मामले को, कि डीजीपी ने कहा था पिछले दिनों जो 48 घंटों में हमने 200 एफआईआर की है, तो वो सिर्फ आंकड़ा भर रह जाएगा या उन एफआईआर पे कोई कार्रवाई भी होगी इनकी चीज़ों के पीछे, तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर बिल्कुल हर्षित, जैसे कि सर ने भी बताया कि अब जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन सभी मामलों पर विशेष गहनता से जांच के आदेश देंगे, क्योंकि अब जब देखिए कि पीए उनके शुभेंदु अधिकारी के पीए की जब हत्या कर दी जाती है, फिर एसआईटी भी गठित होता है, उसमें ये पता चलता है कि ये पूरे प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। तो अब जब वे सीएम पद की शपथ लेंगे तो जाहिर-सी बात है कि इस पूरे मामले को गहनता से जाँच के आदेश देंगे। रही बात रत्ना देवनाथ की, जो उनके घर पर बम ब्लास्ट किया गया है, अब कौन लोग हैं उनकी पहचान भी मुझे लगता है कि इस पर भी गहनता के साथ जाँच की जाएगी। लेकिन सर, मैं ये भी आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि 2 सीट से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम और भवानीपुर से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन-सी सीट से वो मतलब अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं? मैं भवानीपुर बोलूंगा। नहीं, भवानीपुर की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो जुड़ाव नंदीग्राम से उनका रहा है पिछले कई क्योंकि सालों से, आंदोलन का नेतृत्व आंदोलन, मतलब हाँ, और पकड़। फिर जिस भरोसे से पहली बार उन्होंने ममता को हराया था, ये तो इस बार सेकंड वाला तो वही है जो उनके घर में आके, पिछली बार उनको चुनौती दी गई थी तो इस बार वो ममता के घर में आके, तो मुझे लगता है वो भवानीपुर छोड़ देंगे और नंदीग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे। पर इन दोनों में एक ही मुझे सिमिलरिटी ये लगता है कि ममता बनर्जी जो अविवाहित हैं और वे 15 साल से सत्ता में भी बनी रहीं, और अब जब बंगाल में बीजेपी का सीएम बन रहा है जिस शुभेंदु अधिकारी के नाम की, तो ऐलान हो गई है कि वही सीएम होंगे। तो वो भी अविवाहित है सर।
नहीं, इससे ऐसे इस तरह की कोई कंपैरिजन वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक है जो क्या हमें ये देखना होगा, यदि वो नंदीग्राम को चुनते हैं और भवानीपुर को छोड़ते हैं, तो क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी उस उपचुनाव के ज़रिए, या फिर वो अब केंद्र की राजनीति की तरफ शिफ्ट करेंगे? वहाँ पे फिर अब टीएमसी का चेहरा कोई और होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष जो होगा वो कोई और होगा। हाँ, क्योंकि 2021 के चुनाव से पहले जब वे नंदीग्राम से हारी थी, तो उनके लिए पारंपरिक सीट को छोड़ा गया था, तब फिर उपचुनाव में वो लड़ी थी। हाँ, और तो हो वो सकता है कि भवानीपुर से वो उपचुनाव अगर लड़े तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अब देखिए अब जैसे आप अखिलेश की के यादव के साथ हम तुलना कर सकते हैं। लोकसभा जब वो 2022 में चुनाव वो अपना तो जीत गए थे, लेकिन फिर भी वो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने प्रदेश की राजनीति छोड़ दी थी। तो इस बार भी वैसा ही कुछ देखने के आएगा, क्योंकि अगले 5 साल तक तो अभी टीएमसी के पास वहाँ पे काम करने के लिए कोई विषय है नहीं, सिवाय 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। और इसमें नहीं है जो वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो कोई वहाँ मोर्चा खोलने वाली हैं या बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने वाली। तो अभी उनकी, जैसे उन्होंने पिछले दिनों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जो वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। हालांकि अलग बात है जो इंडिया गठबंधन बिखरने वाली चीजें भी बढ़ की इंडिया गठबंधन को इरफान अंसारी भी कह रहे थे कि हमें मजबूत करना है, बीजेपी फॉर झारखंड और बीजेपी को टैग करके। नहीं, लेकिन वो दूसरी एक चीज है। मैं कह रहा था, मैं तमिलनाडु की चर्चा कर रहा था। हालांकि एक ही लाइन में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को कह दिया, पत्र लिख कर कहा जो हमें अब अलग से बैठने की सीट दी जानी चाहिए। यानी जो गठबंधन पिछले 15 साल से चल रहा था डीएमके के साथ कांग्रेस का, वो अब खत्म हो चुका है। तो वो एक बड़ा पार्टनर साउथ में आप कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा पार्टनर था डीएमके, और हर उस मोमेंट में इनके साथ खड़ा रहा था जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ कोई लोग खड़े नहीं हो रहे थे। तो ये एक है। तो उन्होंने कहा था ममता बनर्जी ने, जो मैं इंडिया गठबंधन के को मजबूत करूंगी, सबका नाम उन्होंने गिनाए थे, हेमंत सोरेन से लेकर के और डीएमके के अखिलेश, हर किसी को। तो मुझे लग रहा है जो अभी वो अपने आप को 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक नेशनल फेस बनने के लिए, उन चीज़ों के लिए वो तैयारी वहाँ की होगी। तो भवानीपुर में शायद वो उम्मीद कम। चलिए, समीकरण आपने समझ लिया, भवानीपुर सीट छोड़ेंगे, नंदीग्राम ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आपको एक फुटेज याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर शिवेंदु अधिकारी आते हैं, उन्हें एक भगवा वस्त्र पहनाते हैं और झुकते हैं और कहते हैं कि ये एक संत भी है, महात्मा भी हैं। तो आइडियोलॉजी तो साफ है। देखिए, हम चुनिंदा नेताओं का नाम लेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी परछाई अभी हमने जो थोड़ा बहुत भी ट्रेलर देखा है वो शिवेंदु अधिकारी में देखा है। हिंदूवादी नेता हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। खैर, तय हो गया है, कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, बहुत भव्य होने वाला है। और अब ये देखना होगा कि वो एंटी टॉलरेंस नीति अपनाएंगे क्या, वो यूपी मॉडल, असम मॉडल या फिर एमपी मॉडल अपनाने वाले हैं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल को शांत करना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये रिपोर्ट, हमारा ये न्यूज रूम चर्चा आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।